के मैदान से ये बड़ी खबर है, जहां पर टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और आखिरी वनडे में 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। यशस्वी जायसवाल ने वनडे में पहला शतक लगाया और तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले वो बल्लेबाज भी बन गए। रोहित शर्मा ने 75 रन की पारी खेली है। विराट कोहली ने भी नाबाद 65 रन बनाए हैं। मैच में कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 4-4 विकेट लिए हैं। कुल मिलाकर टीम इंडिया ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है और इस तरह से शानदार प्रदर्शन करते हुए इस फॉर्मेट को टीम इंडिया ने जीत लिया है। 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे आखिरी वनडे में 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से ये सीरीज जीत ली है। फाइनल में हराने के साथ ही सीरीज अब भारतीय टीम की। किस तरह से आज दमदार पारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में दिखाया है और इस तरह से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और आखिरी वनडे में 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। जीएस विवेक इस वक्त हमारे साथ हमारे खेल संपादक जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जीएस, उम्मीद भी यही की जा रही थी, जिस तरह के फॉर्म में हमारे खिलाड़ी चल रहे थे और आज मैदान पर कहीं पर भी विरोधी टीम हावी नहीं हो पाई। शुरू से ही मैच पर लगातार टीम इंडिया का दबदबा कायम रहा। जी हाँ, बिल्कुल चित्रा। और अगर आप देखें इस पूरी सीरीज को, अगर देखें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो चिंता का विषय हमेशा हमारे गेंदबाज रहे, ना कि बल्लेबाज। तो बल्लेबाज तो लगातार रन बना ही रहे थे, लेकिन गेंदबाजों की भी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे दूसरे वनडे के बाद, और कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी करी। दोनों ने 4-4 विकेट लिए और आज तक की मॉडर्न डे क्रिकेट में 270 रन बहुत ही कम स्कोर होता है, और 270 भी तब बने जब एक बल्लेबाज ने शतक और दूसरे उनके कप्तान टेम्बा बाउआ ने 48 रन की पारी खेली थी। तो 2 ही बल्लेबाजों का बल्ला चला और उसके बाद से जिस तरीके से रोहित ने शुरुआत करी, यशस्वी जायसवाल ने जो है नाबाद 116 रन बनाए, 75 रन रोहित शर्मा के, 65 रन नाबाद विराट कोहली के, 116 नाबाद यशस्वी जायसवाल के। उसके बाद से जैसे आपने कहा कि कोई कॉन्टेस्ट रहा ही नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो डिसाइडर कॉन्टेस्ट था। सबको उम्मीद थी कि बराबरी का टक्कर होगा, लेकिन एंड मौके पर और वनडे फॉर्मेट में क्यों इंडिया की टीम एक बहुत अच्छी टीम है। व्हाइट बॉल की हम जब भी बात करते हैं तो टीम इंडिया का फिलहाल कोई भी मुकाबला नहीं है, और उसका एक और जीतता जागता जो सबूत है वो वाइजाग का ये वनडे में हम सबको देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सिर्फ 23 साल के हैं और अभी तक हमें ये नहीं पता है चित्रा कि कब वो अपना अगला वनडे खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा खेल रहे हैं अभी भी, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। कप्तान शुभमन गिल हैं जो ओपन करते हैं, रोहित शर्मा ने, और विराट कोहली नाबाद 65 रन बनाए। आप युवा खिलाड़ियों की बात करें, उनके बारे में जानकारी आप दीजिएगा। लेकिन 2 भाई और दोनों ने जिस तरह की विराट पारी खेली वो भी अपने आप में अद्भुत रहा, क्योंकि मैच की शुरुआत के पहले ही इन दोनों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अपने बल्ले से इन लोगों ने ताबड़तोड़ विरोधियों को जवाब दे दिया है। जीएस जी हाँ, बिल्कुल। अगर इस पूरे वनडे सीरीज की अगर हम बात करें, उसकी अहमियत सिर्फ इस बात की थी कि क्या ये उनका आखिरी सीरीज होगा, कब और कहां विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट को अपने करियर पर विराम लगाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ना आराम ना विराम, बस अभी अपने काम पर चलते जाना है। और जिस तरीके से दोनों ने बल्लेबाजी करी, विराट कोहली तो आज लगातार तीसरा शतक भी मार लेते अगर जो है टारगेट कम नहीं होता। 65 पे जिस तेजी से उन्होंने यहाँ पर बैटिंग करी है वो अपने आप पे बताते हैं कि वो एक मिशन पर हैं। और रोहित शर्मा ने अभी भी बता दिया कि उनका जो लय है, जिस वजह से उनको कहा जाता है वो लेजी एलिगेंस, उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर हम सबको दर्शाया जिस तरीके से बल्लेबाजी करी। तो रोहित और विराट पर कहीं भी कोई भी अब फिलहाल कुछ नहीं कह सकता है। बस इतना जरूर कह सकता है कि 2027 तक शायद हम बराबर जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को देख पाएंगे। यहाँ आपने बात करी 2 भाई, दोनों तबाही, और आज यहाँ पर उनके छोटे भाई भी आ गए, यशस्वी जायसवाल। जैसे मैंने कहा था कि किसी को नहीं पता कि अब वो अगला वनडे कब खेलेंगे। ये तो हमने बल्लेबाजों की बात कर ली, लेकिन आज मैदान में गेंदबाजों ने भी जो कमाल दिखाया है, अब उनकी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिन्होंने सबसे शानदार प्रदर्शन, यानी कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की मैं बात करूंगी, जिन्होंने 4-4 विकेट लिए हैं। लेकिन मैदान पर इनकी तबाही कैसे देखने को मिली है, विरोधी टीम के पास कोई जवाब ही नहीं था। जिस तरह से लगातार हमारे गेंदबाज हावी होते रहे, और यहाँ पर जीएस बहुत जरूरी हो जाता है
कुलदीप यादव, उनसे हमेशा से उम्मीद रहती है कि जब वो मैदान में आए तो उनकी कलाइयों से कुछ ऐसी बॉल निकले जो सामने वाले के छक्के छुड़ा दे। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आज कुलदीप यादव की बराबरी कर ली। दोनों ने 4-4 विकेट लिए। तो हमारे गेंदबाजों को कितना श्रेय देंगे इस शानदार जीत की आप? बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है चित्रा, क्योंकि गेंदबाज हमारे लगातार प्रेशर में थे। 2 बड़े बड़े स्कोर्स बनाए भारतीय बल्लेबाजों ने, और उसके बावजूद पहला वनडे हमने कम रन से जीता। दूसरा वनडे इतने बड़ा स्कोर करने के बाद हम हार भी गए। ड्यू का फैक्टर भी था, आज वो ड्यू नहीं था क्योंकि आज आपने पहले गेंदबाजी करी। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों प्रसिद्ध कृष्णा को टीम मैनेजमेंट इतना बैक कर रहा है। उसका सबूत आज प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया। और कुलदीप यादव, जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने हमेशा अपना जो है अपनी कला दिखाई है। और आसान नहीं होता एक लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को पढ़ना, जिसके कुलदीप यादव जीते जाते सबूत हैं। लेकिन बार बार यही होता है कि जब भी कोई खिलाड़ी जिसको पहले ड्रॉप करना होता है प्लेइंग 11 से, तो आज भी वो कुलदीप यादव ही होते हैं। तो बस उम्मीद ये है कि कुलदीप यादव को लगातार मौके मिले, हर फॉर्मेट में मिले। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने हर फॉर्मेट में शतक बनाया है, कुलदीप यादव भी हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं। और मैं चाहता हूं कि टीम मैनेजमेंट उन्हें लगातार मौके देते रहें। बहुत धन्यवाद आपका जीएस इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन आज जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने दिखाई है, जीत का मौका है शानदार। और अब जश्न की शुरुआत जब देश के अलग अलग हिस्सों में हो जाएगी, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। रोहित शर्मा ने शानदार 75 रनों की पारी खेली। विराट कोहली ने नाबाद 65 रन की पारी खेली है। कुल मिलाकर आज जिस तरह से हमारी टीम हावी रही, दक्षिण अफ्रीका को कभी मौका ही नहीं मिला मैदान पर कि वो कहीं पर भी अपनी ताकत थोड़ी ज्यादा बढ़ाकर दिखा सके। सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई। दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा, ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक्स आपको पहले हमने दिखाया किस तरह से टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज का ये मुकाबला जीतने के साथ ही सीरीज अपने नाम कर ली है। और अब आगे बढ़ते हुए जनहित की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। और सबसे बड़ी खबर आज लगातार जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, बड़ी खबर इंडिगो को लेकर मचे हाहाकार से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि संकट के पीछे क्या बहुत बड़ी साजिश है। देश में इंडिगो संकट का आज 5वां दिन हो चुका है। आज भी इस एयरलाइंस की 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, लेकिन कुछ विमानों ने उड़ान भरी भी है। इंडिगो का दावा है कि हालात पटरी पर लौट रहे हैं, जबकि देश भर के हवाई अड्डों पर बेबस और बदहवास यात्रियों की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि इंडिगो निर्मित त्रासदी अब भी कम नहीं हुई है। बार बार उड़ान रद्द होने से मुसाफिरों का सब्र जवाब दे रहा है। ऐसे में उनकी आंखों में आंसू हैं, आंसू लगातार बरसते जा रहे हैं। इंडिगो आपदा से लोगों को उबारने के लिए आज सरकार की ओर से कुछ बड़े और कड़े फैसले भी लिए गए हैं। उनके बारे में आपको विस्तार से देंगे जानकारी, लेकिन पहले इंडिगो की उड़ान पर जो ब्रेक लगा हुआ है उसकी सबसे ताजा खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो आज भी देश भर में इंडिगो की 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली में इस एयरलाइंस की 106 उड़ानें ठप रहीं। मुंबई में इंडिगो की 117 उड़ानें स्थगित हुई। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 124 उड़ानें रद्द की गईं। अहमदाबाद में भी इंडिगो की 59 उड़ानें कैंसिल हुईं। हैदराबाद में इस एयरलाइंस की 66 उड़ानें रद्द कर दी गईं। पिछले 72 घंटों में इंडिगो की करीब 2500 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। इंडिगो के कर्ता धर्ता इस बात से खुश हैं कि आज रद्द उड़ानों की संख्या 850 से नीचे आ गई है, जो कल के मुकाबले काफी कम है। कल यानी शुक्रवार को इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ गई थीं। देसी कंपनी इंडिगो के विलायती सीईओ मौजूदा संकट के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पिछले 5 दिन में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इंडिगो की फ्लाइट पार्किंग पे लगा के पायलट मारते मेरा पासपोर्ट उसमें क्या झक मार गया है। मेडिकल इमरजेंसी है। मैं अपना एक 3rd ईयर MBBS का एग्जाम छोड़ के आया था। मुझे किसी भी हाल में कश्मीर पहुंचना है, मगर ये लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हम इतने पढ़े नहीं है, हम कितने मेहनत करके कमाते हैं, हमको हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। क्या बोलती है?
घर में जाके तो गुजर गए तो फिर कुछ हुआ ना, इधर अभी गुजर गए तो वो मेरा पोता क्या करेगा? देश के 163 हवाई अड्डों में जहां जहां से इंडिगो के विमान उड़ान भरते हैं, वहां वहां का मंजर एक जैसा रहा। बार बार फ्लाइट रद्द होने से लोग आजिज आ चुके हैं। जिनके पास प्लेन के अलावा कोई और विकल्प नहीं, वो अगली उड़ान के इंतजार में हैं। जिनके लिए हर हाल में जाना जरूरी है, वो कई कई गुना किराया भर भर कर दूसरे एयरलाइन से यात्रा करने को मजबूर हैं। हालांकि आज इस पर भी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, उसके बारे में आपको विस्तार से दें जानकारी। लेकिन इन सब के बीच जो लोग जल्द से जल्द इंडिगो के टिकट कैंसिल कराकर किराए के पैसे वापस चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों के पैसे वापस करने की समय सीमा तय कर दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार रात 8 बजे तक पूरी करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा एयरलाइन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिन यात्रियों का ट्रैवल प्लान रद्द या प्रभावित हुआ है, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज न लिए जाएं। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इंडिगो की ओर से रद्द या देर हुई उड़ानों के यात्रियों के सामानों को ट्रेस किया जाए और इसे 48 घंटों के भीतर उनके पते पर वापस भेजा जाए। इंडिगो को ट्रैकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में यात्रियों के साथ बिल्कुल सही और समय पर सूचना देने के लिए भी कहा गया है। यात्रियों की सुविधा और शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वो डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड फैसिलिटेशन सेल्स स्थापित करे। इंडिगो की ओर से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, लेकिन इस नंबर को डायल करने पर जवाब क्या मिलता है वो आपको जरूर देखना चाहिए। जो नंबर काउंटर पे मिल रहा है वो लगातार मैं आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ कि नंबर पे जब ये हेल्पलाइन जो नंबर है वो मिलाने की कोशिश हो रही है तो कुछ भी वो नंबर लग ही नहीं रहा है। वो नंबर अपने आप कट जाता है, लाइन बिजी आती है, और अगर नंबर गलती से किसी का लग भी जाए तो हालात ये हैं कि वो इस वक्त ऑटोमेटेड नंबर है, IVR, यानी कि आप 1 दबाएं, 2 दबाएं, 9 दबाएं, 10 दबाएं, 5 दबाएं, कुछ भी दबाएं, इंडिगो जवाब नहीं दे पाएगा। इंडिगो ने इतना भी नहीं किया कि जो नंबर हेल्पलाइन का वो दे रहे हैं वो कम से कम कोई असली व्यक्ति दूसरी तरफ बिठा दें, नहीं। यात्री हित में एबीपी न्यूज लगातार इंडिगो संकट की खबरें आप तक पहुंचा रहा है। सरकार ने भी इस एयरलाइन की मनमानी पर अंकुश लगाने की पहल की है, वरना इससे पहले इंडिगो वाले संकट काल में भी मुनाफा वसूली की फिराक में लगे हुए थे, क्योंकि एयरलाइन के ठप होने के बावजूद यात्रियों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे कि फ्लाइट ऑन टाइम है, ताकि वो एयरपोर्ट पर आ जाएं। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें बताया जाता कि फ्लाइट 2 घंटे देर है, ताकि खाना ना देना पड़े। फिर यात्रियों को सूचना दी जाती कि प्लेन 4 घंटे की देरी से उड़ान भरेगा, ताकि होटल ना देना पड़े, और अंत में उन्हें जानकारी मिलती कि फ्लाइट रद्द ही कर दी गई है। अब आप मजबूर हैं। इस पूरे खेल का मकसद क्या हो सकता है? जवाब 2 टूक है, यात्री परेशान होकर खुद टिकट कैंसिल करें ताकि पूरा रिफंड ना देना पड़े। अब जरा कैंसिलेशन और रिफंड का पूरा खेल भी समझ लें। अगर एयरलाइन फ्लाइट रद्द होने के बारे में पहले बताए तो 100% रिफंड देना होगा, जिससे कंपनी को घाटा सहना होगा। अगर आप यात्री हैं और खुद से टिकट को कैंसिल करते हैं तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज काटेगी। इस तरह से कंपनी का फायदा है। अगर एयरलाइन किस्तों में देरी की जानकारी दे तो इससे कंपनी का लंच या डिनर का खर्च बच जाएगा। अगर किस्तों में जानकारी देकर यात्री को रात के वक्त एयरपोर्ट पर रोक लिया तो इससे भी एयरलाइन होटल के बिल बचा ली जाती है। इंडिगो के इस पूरे घटनाक्रम में अब तक यही चल रहा था। देश के एयरपोर्ट पर कैसे घमासान मचा हुआ है, कैसे एयरपोर्ट बन गए हैं ऑटो स्टैंड, सैकड़ों हजारों खर्च करने वाले मुसाफिर कैसे जमीन पर सोने को मजबूर हैं, मारपीट की स्थिति बन रही है। 10 तस्वीरों की जुबानी एयरपोर्ट पर यात्रियों के हाईजैक होने की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो पैसा भी नहीं, पैसा इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, जवाब दे, जवाब दे। Where is my fucking flight?
दिल्ली एयरपोर्ट के इंडिगो काउंटर का ये हाल है, जहां परेशान यात्री जवाब चाहते हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से चुप्पी साधी हुई है। काउंटर पर यात्रियों का इतना सैलाब उमड़ा है कि इंडिगो के कर्मचारियों के चारों तरफ अर्धसैनिक बल पहरा दे रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर हालात हिंसक हैं। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक महिला गुस्से में नजर आ रही है। ये गुस्सा उन 17 घंटों के टॉर्चर का जवाब है जो इंडिगो ने इन्हें दिया। हम इतने पढ़े नहीं है, हम कितने मेहनत करके कमाते हैं, हमको वो हमारा पूरा कंपनसेशन चाहिए। मेरे फ्लाइट का चाहिए, मेरे मेडिकल का चाहिए, जो भी ट्रैवलिंग का है सब चाहिए। अरे इतना भिखारी है, ना खाना तक प्रोवाइड, पानी तक प्रोवाइड नहीं किया है, मुझे सब चाहिए, वरना हम यहाँ से उठेंगे नहीं। इन महिला को मुंबई से दिल्ली पहुंचना था। ग्वालियर से कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन उड़ान रद्द हो गई। इंडिगो ने भरोसा दिया कि इनके परिवार और इन्हें सीधे दिल्ली का टिकट मिलेगा, लेकिन 17.5 घंटे एयरपोर्ट पर बिताने के बाद भी समाधान नहीं मिला। उल्टा सामान लापता है और बच्चे की तबीयत भी बिगड़ गई। एक विदेशी महिला इंडिगो के काउंटर पर चिल्ला रही। शीशे के उस पार मौजूद इंडिगो कर्मचारी महिला को शांत रहने को कहते हैं। इतने में विदेशी महिला आपा खो देती है और काउंटर की खिड़की पर चढ़कर शीशा पीटने लगती है। इंडिगो कर्मचारी विदेशी महिला से नीचे उतरने की अपील करते हैं, लेकिन विदेशी महिला यात्री एक नहीं सुनती और इंडिगो कर्मचारियों से अपने टिकट का रिफंड मांगती है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बताई जा रही है। भारत यात्रा पर आई नाइजीरियन महिला अपने देश लौटने की तैयारी में थी, लेकिन इंडिगो ने उड़ान नहीं भरी और न ही महिला को उसके पैसे लौटाए जा रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर तो यात्रियों के सब्र का बांध ही टूट गया। दरअसल कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहने के बाद इंडिगो की तरफ से यात्रियों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। हालांकि इन मुश्किल हालात में भी वहां मौजूद यात्रियों ने मारपीट करने वाले पैसेंजर को रोका। लखनऊ एयरपोर्ट पर तो परेशान यात्रियों की आपस में ही मारपीट हो गई। एक यात्री ने दूसरे यात्री को फ्लोर पर गिरा कर पीटा। सुरक्षा कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। दरअसल बीते 4 दिन से फ्लाइट कैंसिल होने के बाद लोग परेशान हैं। पूछताछ के लिए कई बार लंबी लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। ऐसे माहौल में कई बार हालात इस कदर बेकाबू हो रहे हैं कि यात्री आपस में ही भिड़ जा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए। यहाँ इंडिगो के टिकट काउंटर पर दिन भर हंगामा होता रहा। एयरपोर्ट पर फंसे लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लोग काउंटर का शीशा पीट कर जवाब मांग रहे थे। अरे आपका सीओ बन जाए कि सबको होटल चाहिए ये दिए। अब चेन्नई एयरपोर्ट का हाल भी देख लीजिए। लंबे इंतजार के बाद यात्री फ्लोर पर ही सो रहे हैं। कोई अपना लैपटॉप लेकर जमीन पर काम में जुटा है और बाकी सब गुस्से में इंडिगो के कर्मचारियों से अपनी टिकट और फ्लाइट का अपडेट मांग रहे हैं। जवाब न मिलने पर परेशान हो रहे हैं। कर रहा है, 3 फ्लाइट क्यों देखा? झूठ क्यों बोला? 3 फ्लाइट देखा। दिल्ली एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में कुर्सियों के पीछे बची छोटी सी जगह को अजमल ने अपना आशियाना बना लिया है। बीते 3 दिनों से अजमल के दिन रात यहीं गुजर रहे हैं। खाना पीना सोना सब यहीं हो रहा है। अजमल 3 दिसंबर को दुबई से दिल्ली पहुंचे थे। इंडिगो की फ्लाइट से जाना था अगरतला, लेकिन एयरपोर्ट पर ही अटक गए क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो रही है। मैं आया अगरतला त्रिपुरा जाने के लिए। 3 तारीख से मैं इधर ही है और टिकट इंडिगो आज एक करके दे रहा है, फिर कैंसिल हो रहा है, फिर और एक दे रहा है, फिर कैंसिल हो रहा है। ऐसा 3 तारीख से है। इंडिगो की तरफ से अजमल को भरोसा मिला है कि 8 तारीख को अगरतला की उसकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। हालांकि अजमल ने भी ठान लिया है
जब तक इंडिगो उन्हें घर नहीं भेजती वो भी खूंटा गाड़ कर वेटिंग रूम में ही डटे रहेंगे। 3 दिन से दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भटक रहे सीआरपीएफ के ये जवान हैं। सरहद की सुरक्षा के लिए इनको ड्यूटी पर जाना है। श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जिस बैग में इनकी वर्दी और जरूरी कागजात थे वो बैग इंडिगो लौटा ही नहीं रहा। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, और मतलब इतना सब तो सामान बैग में है, कपड़ा लत्ता सब बैग में है। लोगों के बैग तो उन्होंने अंदर कर दिया, बैग मिल नहीं रहा है, किसी का बैग नहीं मिल रहा है। अब हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, जहां इस कदर भीड़ नजर आ रही है मानो रेलवे स्टेशन पर कोई त्योहारी सीजन वाला वक्त हो। चारों तरफ बैग ही बैग नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी ट्रॉली ही ट्रॉली दिख रही है। बीते 5 दिनों से इंडिगो के यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। जो घर पहुंचने में कामयाब भी हो गए उनके बैग एयरपोर्ट पर यूं ही फंसे बिखरे पड़े। इंडिगो की यात्रियों की एक और बड़ी परेशानी दूसरी एयरलाइंस की बेहिसाब और मनमाना किराया वसूली है। ऐसे में सरकार ने जनहित में आज इस पर भी बड़ी कार्रवाई की है। आज से घरेलू उड़ानों के लिए दूरी के हिसाब से अधिकतम किराया फिक्स कर दिया गया है। नए फैसले के मुताबिक यात्रियों की 500 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा के लिए मैक्सिमम 7,500 रुपए, यानी दिल्ली से लखनऊ जयपुर तक का किराया इससे ज्यादा नहीं होगा। 500 से 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 12,000 रुपए, यानी दिल्ली से पटना तक का किराया इससे ज्यादा नहीं ले सकते। कल तक ये 40,000 रुपए तक हो गया था। 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 15,000 रुपए, यानी दिल्ली से मुंबई तक का किराया इससे ज्यादा नहीं वसूला जाएगा। 1,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए अधिकतम 18,000 रुपए चुकाने होंगे, यानी पटना से बेंगलुरु तक का किराया इससे ज्यादा नहीं होगा। कल तक यहां का किराया 70,000 रुपए तक जा पहुंचा था। इसके पहले आपदा में अवसर तलाशते हुए दूसरी एयरलाइंस लंदन और न्यूयॉर्क से भी कई गुना ज्यादा किराया दिल्ली से पटना और जयपुर की यात्रा के लिए वसूल रही थी। इंडिगो संकट के बीच एफडीटीएल नियम की चर्चा खूब हो रही है। एफडीटीएल का फुल फॉर्म है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। यात्रियों की सुरक्षा और पायलटों को ज्यादा थकान से बचाने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नए नियम लागू किए। इसके तहत एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे की बजाय 48 घंटे आराम, यानी 2 दिनों का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर भी रोक लगा दी गई। इस नियम को लागू करने का मतलब था एयरलाइंस के लिए ज्यादा पायलटों की जरूरत। इसके लिए समय भी भरपूर था, क्योंकि सरकार ने पिछले साल ही नए नियम को लागू करने की सूचना जारी कर दी थी। 1 जुलाई 2025 को इस नियम को लागू किया गया और इसी बीच इंडिगो को अतिरिक्त पायलटों की भर्ती करनी चाहिए थी, लेकिन उसने की नहीं, जिसका नतीजा मौजूदा संकट के रूप में सामने आया। लेकिन जनहित में सरकार ने एफडीटीएल को 2 महीने के लिए टाल दिया है। ऐसे में अब काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन ने इसे राष्ट्रीय साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इंडिगो का ये आज का नहीं है। इंडिगो ग्रांटेड पकड़ रहे डीजीसीए को। डीजीसीए क्यों इसको ग्रांटेड इजी ले रहा है, जबकि इनको पता था कि 1 नवंबर का शेड्यूल है इनके पास में। हर महीने में क्यों इसको फॉलोअप किया गया कि ये शेड्यूल आपको विंटर। लापरवाही हो गई या जानबूझ के की? यही तो मैं जाना, इसी की तो मैं सीबीआई जांच करना चाहता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे कल्पित कौन है। डीजीसीए में बैठा हूँ तो इनको इतनी छूट दे रहा है। देश के तमाम एविएशन एक्सपर्ट इस संकट के लिए इंडिगो मैनेजमेंट को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, पहली बार विश्व में एक ऐसा डिसरप्शन हुआ है जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह मैनेजमेंट पे है। मैनेजमेंट में टोटल फेलियर है और अभी स्थिति थोड़े दिन तक और बनी रहेगी। पॉलिसी के हिसाब से इतना ज़्यादा डिसरप्शन नहीं होना चाहिए था। हो सकता था कि उनको 2 से 3% एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए होती, पर ये जो 10% का मैन पावर गैप है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिगो की अपनी कोताही है। उन्होंने समय रहते हुए अपनी मैन पावर को ट्रेन नहीं करा, क्योंकि निगाहें हमारे ऊपर थी। ऐसे समय में इस तरह की स्थिति होनी है देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और इसकी पूरी जिम्मेदारी इंडिगो मैनेजमेंट पर है। देश की वो विमान कंपनी जिसकी आसमान में बादशाहत मानी जाती है, वो आखिर 5 दिन से जमीन पर है, तो क्या इसके पीछे वाकई साजिश की कोई थ्योरी है?
डीजीसीए के नियम की जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक 1 जुलाई को इसका पहला चरण लागू हुआ। 1 नवंबर को नए नियम का दूसरा चरण लागू किया गया था। दूसरे चरण के नियम लागू होने के महीने भर में ही देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी बैठ गई। सरकार ने जो फौरी छूट दी है वो 10 फरवरी तक की है। अब मान लें नियमों में ढील देने की वजह से 8-10 दिन बाद व्यवस्था पटरी पर लौट आए, लेकिन फिर उसके बाद यानी 10 फरवरी के बाद ये स्थिति पैदा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? नए नियम को लागू करने के लिए इंडिगो को 200 नए पायलट की जरूरत है। अगर अभी से पायलट की भर्ती शुरू होती है तो उसकी ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग में 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में मौजूदा रफ्तार से शेड्यूल तैयार हुआ या बुकिंग होती रही तो फिर संकट आना तय मानिए। ऐसे में एक्सपर्ट की राय है कि इंडिगो को अपने शेड्यूल में अभी से ही कटौती करनी चाहिए। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इंडिगो को नए पायलट्स और बाकी स्टाफ भर्ती करने के लिए अथॉरिटी ने 9 महीने का समय दिया था। बावजूद इसके कंपनी ने नई भर्तियां नहीं की और उसके बाद इतना बड़ा संकट पैदा हो गया। उड़ान कंपनियों पर नजर रखने वाली अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में साल 2029 तक कुल 22,400 पायलटों की जरूरत होगी, जबकि इस वक्त 11,745 पायलट ही उपलब्ध हैं। इसकी एक वजह यह है कि भारत में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्षमता कम है। एक साल में 1,000 से 1,200 तक पायलट को ही लाइसेंस मिल पाता है। ऐसे में यह मान लेना कि यह संकट खत्म होने वाला है, यह कहना जल्दबाजी होगी। रास्ता फिलहाल सिर्फ यही है कि उड़ानों की संख्या कम कर दी जाए। बीते 5 दिनों से देश भर के एयरपोर्ट पर जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह आपने जान ली है। अब हम आपके लिए उन तस्वीरों का वीडियो विश्लेषण करने जा रहे हैं जो देश के अलग अलग एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं, जहां बच्चे, बुजुर्ग और कामकाजी लोग फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट पर महंगा खाना खाने को मजबूर हैं, फर्श पर लेटने को मजबूर हैं। इन सब का गुनाह सिर्फ इतना ही भर है कि इन्होंने इंडिगो एयरलाइंस पर अपना भरोसा दिखाया। इंडिगो का टॉर्चर झेलने को कैसे मजबूर हो रहे हैं लाखों पैसेंजर, देखिए। दिल्ली में अमित, मुंबई में गौरव, चंडीगढ़ में एसके सिंह, भोपाल के ओम प्रकाश। शहर भले ही अलग हैं, चेहरे भले ही एक नहीं, लेकिन कहानी एक है। और वो कहानी है परेशानी की, इंडिगो की मनमानी की, एयरपोर्ट पर मचे घमासान की, जिंदगी में अचानक आए तूफान की। ओडिशा के रहने वाले अमित को ये दिन जिंदगी भर याद रहेगा। कल प्रिया के साथ शादी के बंधन में बंधे, दिल्ली से पूरे परिवार को दुल्हन के साथ ओडिशा के झारसुगुड़ा जाना है, लेकिन फ्लाइट का अता पता नहीं। प्रिया ने ससुराल जाने को लेकर मन में न जाने कितने सपने सजाए होंगे, लेकिन वो सपने इंडिगो की करतूत ने तोड़ दिए हैं। समझ नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं पा रही। मैं समझ सकता हूँ कि इस बीच में ही रुक जाना पूरी यात्रा, आप रिसेप्शन तक पहुँचना है, क्या मतलब क्या चल रहा है दिमाग में, क्या? अभी तो कुछ नहीं चल रहा दिमाग में, थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। 8 दिसंबर को परिवार ने रिसेप्शन की पार्टी रखी है, मेहमानों को न्योता जा चुका है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कैसे। समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं करना क्या है, कैसे जाएं, क्या करें। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, ना ट्रेन, ना हम पर्सनल व्हीकल लेके भी जाए तो शायद नहीं पहुंच पाए, उतना दूर यात्रा करना संभव नहीं है। ट्रेन से जाने का विकल्प नहीं मिल रहा, सड़क के रास्ते समय से पहुंच नहीं पाएंगे। दूल्हे अमित ने इंडिगो के स्टाफ से ब्रेक जर्नी की गुहार लगाई, लेकिन इंडिगो कह रहा है टिकट दे तो देंगे, लेकिन फ्लाइट जाएगी ये दावे से कह नहीं सकते। पहले मतलब 6 तारीख आज का हमारा फ्लाइट था 3 बजे का, है ना, फिर उसको रीशेड्यूल करके 4 किया गया। फिर जब हम लोग बोर्डिंग के लिए घुसे अंदर तो बोलते हैं कि मतलब फ्लाइट आपका कैंसिल हो गया। तो फिर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। फिर हम बोले कि मतलब भुवनेश्वर, हमारा झारसुगुड़ा का फ्लाइट था, हम बोले कि भुवनेश्वर नहीं तो 4-4 करके 3 जगह बांट दो, भुवनेश्वर, रायगढ़ और रायपुर और रांची करके बांट दो। तो बोलते हैं कि उसका भी कर तो देंगे, लेकिन उसका भी कोई संभावना नहीं है कि कैंसिल हो सकता है वो भी। अमित और प्रिया तो अपने रिसेप्शन में नहीं जा रहे,
लेकिन भोपाल के इस माँ बाप की कहानी और भी भावुक है। आज रात से बेटी की शादी की रस्म शुरू हो रही हैं, लेकिन माता पिता दोनों भोपाल में ही फंसे हैं। लड़की बिटिया की शादी है, आज रात से कार्यक्रम शुरू होना है। आज रात से कार्यक्रम शुरू होना है और आप अभी यहीं पर हैं। और हमारे पास कोई मैसेज भी नहीं आया कि हम कोई दूसरा अरेंजमेंट कर पाते हैं। ओम प्रकाश और प्रज्ञा शुक्ला एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। बेटी की शादी तिरुवनंतपुरम में है, मुंबई के रास्ते जाना था, लेकिन अब आज पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है। डॉटर मेरी पहुंच चुकी है और बाकी चेन्नई से गेस्ट पहुंच चुके हैं। अब मेरी इतनी बुरी हालत है कि मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। आपकी बेटी की शादी है और कोई क्लियरिटी थी? आप नहीं, ये थोड़ी, हम तो 2 महीने पहले टिकट करा लिए थे, तब ऐसा कुछ था ही नहीं। और अभी बराबर जाने के लिए जब आए हैं तो सब कैंसिल। अब बिगर माँ बाप के डॉटर की शादी होगी क्या? अगर नजदीक किसी को जाना हो तो रास्ता भी निकल जाए, लेकिन दूर जाना है तो ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलने से रहा, बस या टैक्सी तय समय पर पहुंच नहीं पाएगी। यानी इंडिगो की वजह से कितने सपने टूट रहे हैं, इस चक्कर में कितनों के अपने रूठ रहे हैं। अहमदाबाद से आई ये तस्वीर बता रही है कि इंडिगो के टॉर्चर का लेवल कैसा है। महिला यात्री उम्मीदों के साथ अहमदाबाद के एयरपोर्ट पहुंची थी, पता चला फ्लाइट कैंसिल है और आंखों में आंसू छलक पड़े। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। ये आंसू सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा कसूर क्या है। ये आंसू जानना चाहते हैं मेरी उम्मीदों पर, मेरे सपनों पर लगे ग्रहण का जिम्मेदार कौन है। ऐसे न जाने कितने यात्री हैं जिनकी आंखों के आंसू कैमरे में कैद नहीं हुए हैं, लेकिन जबान से निकले शब्द बता रहे हैं कि ये आंसू भी इनकी तकलीफ को हल्का नहीं कर सकते। 8 महीने की बच्ची को गोद में लेकर परेशान बैठी सुप्रिया वाराणसी से आई हैं। जाना इनको सूरत था, लेकिन 4 दिसंबर से दिल्ली एयरपोर्ट पर अटकी हुई हैं। यहाँ न कोई जानने वाला है, न कोई पहचानने वाला। दुधमुही बच्ची को गोद में लेकर इंतजार कर रही हैं। डिले और मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट मॉर्निंग 6 बजे का यहाँ से सूरत के लिए था। वहाँ पे मैंने क्लियर बोला कि मेरे साथ छोटी बच्ची है, तो आप लोग क्लियर मुझे जवाब दीजिए कि अगर डिले हो रहा है तो मुझे वो फ्लाइट तो मिलेगी नहीं। और यहाँ पे आके बोलते कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम रिफंड भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा। फिर मैं कितने देर यहाँ पे बैठी रही तो मुझे 355 का फ्लाइट का ये करके दिए। 355 करके तो मैंने बोला मेरा लगेज तो मुझे मेरे पास दे दीजिए, लगेज भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद 355 का किए तो टर्मिनल 1 पे गेट नंबर 2 पे हमें भेजा गया। फिर 2 पे गए तो पता चला 18 पे जाना है, 18 से पता चला कि 42 पे, 42 से 34, फिर पता चलता है फ्लाइट कैंसिल। सवाल तो यह है कि जो कंपनी ठंडा खाना खिलाकर साल के 400 करोड़ रुपए बचा लेती है, वो कंपनी पायलटों की भर्ती जरूरत के हिसाब से क्यों नहीं कर पाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट हमें मिली है जिसमें इंडिगो की कमाई के मॉडल का पता चलता है। पहला मॉडल है त्वरित डी बोर्डिंग। इस प्रक्रिया से कंपनी प्रति उड़ान 15 से 20 मिनट की अतिरिक्त बचत करती है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की रिसर्च कहती है कि प्रति उड़ान औसतन 10 मिनट की भी बचत मान ले तो मतलब है हर साल 200 अतिरिक्त उड़ानें। यही कारण है कि इंडिगो देश की एकमात्र लाभदायक एयरलाइन बनी हुई है। कंपनी का दूसरा मॉडल है बिना ओवन के उड़ान। अब इस मॉडल से होता यह है कि प्लेन में यात्रियों को भले ही खाना गर्म ना मिलता हो, लेकिन इसके वजन से कंपनी को ईंधन की बचत हो जाती है। इसका डीप मॉडल यह है कि प्रत्येक ओवन का वजन 20 किलो होता है। हर उड़ान के साथ 3 ओवन की जरूरत होती है, मतलब कुल वजन का 60 किलो हुआ। इस 60 किलो वजन कम होने से प्रति उड़ान कंपनी को 2 से 3 हजार रुपए के ईंधन की बचत होती है और इसका प्रति वर्ष का हिसाब लगाएं तो 7 लाख उड़ानों में जोड़कर होता है 400 करोड़ रुपए। यानी खाने को गर्म ना परोस करके कंपनी हर साल 400 करोड़ रुपए बचा लेती है। और हार्वर्ड की रिपोर्ट कहती है कि इसी 2 मॉडल से इंडिगो कंपनी भारत के घरेलू विमानन बाजार की लीडर बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं जनहित स्पेशल। आज बाबरी विध्वंस की बरसी है, लेकिन इस बरसी पर देश ने एक ऐसी तस्वीर देखी जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। बाबरी विध्वंस के 33 साल के बाद आज नई बाबरी की नींव रखी गई है।
ये वही बाबरी है जिसका ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था और आज मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का शिलान्यास भी कर दिया गया और ऐलान किया गया कि 3 साल में नई बाबरी खड़ी होगी। अब नई बाबरी को लेकर कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं और ये सारे सवाल एक एक करके आपके सामने रखते हैं। क्या ये नई बाबरी वाकई आस्था की नींव पर खड़ी हो रही है या मुस्लिम वोट बैंक की नई नींव तैयार की जा रही है? क्या नई बाबरी का शिलान्यास धर्म का मामला है, मजहब का मामला है या बंगाल की बदलती सियासत का ये नया मोड़ है? बाबरी की बरसी पर बाबरी रिटर्न्स, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए इसका प्रभाव आगे आने वाले वक्त में क्या से क्या हो सकता है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन है। भारत के मुसलमानों को बाबर से कोई लगाव नहीं। अब तो जो होगा उसमें जो नुकसान होगा वो इमारत तो ध्वस्त होगी ही, पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए ध्वस्त होगी। सोहराव वर्दी के रूप में ममता बनर्जी क्या वो हिंदुओं का कत्लेआम करेंगी, वहां दंगा फैलाएंगी? ये बंगाल का हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है, कोई दिक्कत अभी है नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाबरी विध्वंस की बरसी पर बंगाल में नई बाबरी का फीता कट गया। सच में हुमायूं कबीर को किसी ने नहीं रोका। हुमायूं ने चैलेंज पूरा कर दिया और वाकई में कोई दिक्कत नहीं आई। पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है, पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। जिस नई बाबरी मस्जिद के खिलाफ बंगाल की पॉलिटिक्स में ईंट से ईंट बजा देने के दावे किए जा रहे थे, उसी नई बाबरी मस्जिद के लिए हजारों मुसलमान अपने सिर पर ईंटें रखकर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे हुए थे, जहां 25 बीघा जमीन पर नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रख दी गई है। इसके लिए 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया था। स्टेज पर नई बाबरी का फीता काटने के लिए सऊदी अरब से धार्मिक नेता पहुंचे हुए थे। हजारों मुसलमानों की भीड़ की मौजूदगी में बंगाल के अंदर नई बाबरी की जमीन तैयार हो चुकी है। सारा विश्व का मुस्लिम कुरान को इज्जत कर रहा है। मैं सारा इंडिया का 40 करोड़ मुसलमान कुरान का इज्जत कर रहा है। एक कुरान का आज का 1450 साल आज पूरा होने वाला है। हुमायूं कबीर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है, लेकिन बाबरी की बरसी वाले दिन बंगाल में बाबरी रिटर्न्स ने उन लोगों के जले पर मरहम लगाया है जिनका बाबरी विध्वंस वाला दुख खत्म ही नहीं होता। 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक काला दिन था। हुमायूं कबीर पहले दिन से नई बाबरी को लेकर कॉन्फिडेंट थे। ममता सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को चैलेंज दे रहे थे कि हिम्मत है तो नई बाबरी की नींव रखने से रोक कर दिखाओ। राज्यपाल सीवी आनंद ने चेतावनी दी थी, किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। बीजेपी बार बार बयान दे रही थी कि बंगाल में बाबर का नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने तो हुमायूं कबीर को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया, लेकिन हुआ क्या? कोलकाता हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऊपर से ममता सरकार को ऑर्डर दिया कि बाबरी के शिलान्यास पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इसका नतीजा देखिए कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के शिलान्यास का कार्यक्रम केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमों, बीएसएफ और बंगाल सरकार की पुलिस की देखरेख में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
बहुत जगह से हम देख सकते हैं लोग आ रहा है इस रेजी नगर में आज, और इसको लेकर मुर्शिदाबाद के बहुत सारे ऐसा जगह है जहां पर हम देख सकते बड़ी संख्या में पुलिस और बीएसएफ को तैनात किया गया है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। हैरानी की बात यह है कि हुमायूं कबीर ने बंगाल की नई बाबरी का शिलान्यास करने की जिद पूरी कर ली, और वैसे ही जैसे उन्होंने प्लानिंग की थी। हुमायूं के इस कॉन्फिडेंस की दो बड़ी वजह थी। पहली, देश का कानून और संविधान किसी को बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से नहीं रोकता। दूसरी, हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकाले जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि टीएमसी ने तो हुमायूं का ही काम आसान कर दिया। पार्टी से निष्कासन का ऐलान होते ही हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। यानी नई बाबरी की नींव और नई पार्टी की नींव दोनों में ही लोकेशन सेम है, मुर्शिदाबाद। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। मुर्शिदाबाद में लगभग 70% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद जिले की 19 सीटों में ज्यादातर मुस्लिम बहुल हैं, और मुर्शिदाबाद की ही भरतपुर सीट से हुमायूं कबीर विधायक हैं। यानी मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर के लिए होम ग्राउंड की तरह है, जहां वो खुलकर खेल रहे हैं और मुसलमान पब्लिक जमकर तालियां पीट रही है। बाबरी मस्जिद के तो निकालने के लिए ईद लगेगा, तो घूमेगा ट्रेन स्टेशन में, सुबह हो जाएगा तो हम हट के लिए चल जाएगा। कोई कष्ट नहीं है हमारा, बहुत खुश है, बहुत खुश है, हमारा बहुत खुश है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हो। इंशाल्लाह हमारा हाई कोर्ट कलकत्ता में अर्जी गया था, बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे। बाबरी विध्वंस की बरसी पर जब बंगाल में बीजेपी शौर्य दिवस मना रही थी, तभी नई बाबरी की नींव डाली जा रही थी, जिसका कोई खास विरोध बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। जो बीजेपी पहले कह रही थी कि वो नई बाबरी को बर्दाश्त नहीं करेगी, अब नींव पड़ गई है तो कह रही है कि मुसलमान बाबरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया, बंगाल में जनरोष है। आज जो हुआ है खतरनाक कदम है, ये कोई शांति का वार्ता नहीं देता है। तो आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। अगर ममता बनर्जी नहीं चाहती सच में कि बाबरी मस्जिद बने, तो हुमायूं कबीर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। ये हुमायूं ही छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। इस देश में बाबरी की जगह नहीं है, बराबरी की जगह है। और टीएमसी जानबूझकर हुमायूं कबीर को उसने आगे किया, बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। ये तनाव किसने पैदा किया? ये सब वोट बैंक की सियासत करने के लिए ममता बनर्जी और टीएमसी ने किया। बंगाल में नई बाबरी की नींव से बीजेपी का गुस्सा होना तो लाजमी है, क्योंकि इतना तो उसे भी समझ में आ रहा है कि नई बाबरी बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बटोरने की टूल किट साबित होगी। बंगाल बीजेपी ने कहा है कि आज के दिन विदेशी आक्रांताओं के निशान को मिटा दिया गया और कोर्ट के आदेश के बाद वहां एक भव्य राम मंदिर बना। आज शौर्य दिवस है, संहति दिवस नहीं। नई बाबरी की नींव रखना मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। बीजेपी के इस आरोप का जवाब टीएमसी हुमायूं कबीर की उन पुरानी तस्वीरों से दे रही है जब हुमायूं बीजेपी के नेता हुआ करते थे और बीजेपी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़कर हार गए थे। दरअसल 62 साल के हुमायूं 2011 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। 2013 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में जाकर मंत्री बन गए थे। 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से टीएमसी से निकाल दिए गए थे। 2016 में निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायकी का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 2018 में बीजेपी में चले गए थे। 2019 में बीजेपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़े, टीएमसी से हार गए। इसके बाद 2021 में फिर से टीएमसी के साथ चले गए और अब टीएमसी से भी निकाल दिए गए हैं, जिसका आरोप है कि हुमायूं बीजेपी के एजेंट हैं। एक तो जिसका नाम बोल रहे हैं वो सस्पेंडेड है हम लोग का पार्टी से, उसके लेके क्या बोले। और सेकेंडली इलेक्शन सामने है ना, तो बीजेपी तो सबको ही पता है, आग लगाएंगे उसको, कम्युनल ट्रीटमेंट चाहे क्या है क्या है वो तो देखेंगे। लेकिन अभी ये जो
आप बोल रहे हैं ना कहीं बीजेपी पीछे है, ये तो कहीं ना कहीं के उत्तर है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हुमायूं कबीर अपनी ही पार्टी में व्यस्त हैं। नई बाबरी के जरिए अपनी राजनीति चमकाने का प्लान बनाए बैठे हैं। उनके मुताबिक इस मस्जिद को बनाने में 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। मस्जिद के पास स्कूल और अस्पताल भी होगा, लोगों के ठहरने के लिए होटल और पार्क भी होगा। इस मस्जिद को बनाने के लिए कुल 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये पैसा कहां से आएगा, इसका डेमो भी आज मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में हुमायूं कबीर ने दिखाया, जहां पर एक जमीन पर चादर के ऊपर लोग नोटों की गड्डियां फेंक रहे थे। दावा है कि मुसलमानों के दान से बाबरी बनाई जाएगी। यानी पहले बाबरी की बरसी पर नई बाबरी का शिलान्यास करके हुमायूं ने अपनी ताकत का एहसास करवाया और अब बाबरी के नाम पर मुहिम चलाकर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का भी इंतजाम कर लिया। हुमायूं ने बंगाल में नई बाबरी की जो नींव डाली है, देखते हैं इससे किसकी सियासी नींव मजबूत होगी और किसकी कमजोर पड़ेगी। बढ़ते हैं आगे और जनहित में अब बात राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट नाम का विधेयक पेश किया है, जिसका मकसद है देश में नौकरी पेशा लोगों और कर्मचारियों के कामकाज और निजी जिंदगी में संतुलन को बढ़ावा देना। इस विधेयक में कर्मचारियों के लिए ऑफिस टाइमिंग के बाद काम से जुड़े फोन कॉल या ईमेल्स का जवाब देने से छूट का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे भी समझें। दरअसल कोविड के बाद निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है। ऑफिस के बाद भी ऑनलाइन मीटिंग और डिजिटल मैसेजिंग का लगातार चलन हुआ, जिसके चलते कर्मचारियों में तनाव, थकान और मानसिक दबाव बढ़ने लगा। ऑफिस खत्म होने के बावजूद फोन कॉल से कर्मचारियों का वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है, जिससे उनके निजी जीवन और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का वक्त घटता जा रहा है। बिल में कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए एक एम्प्लॉई वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। अब इस प्रस्ताव को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।